Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is Gateway MDMS 7th edition. तो पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया था। पार्ट वन के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर दिया था। अब हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में। तो जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है इसमें रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। रूल ऑफ टू का मतलब है 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है। ठीक हो गया? ओके, 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है। इसकी लेंथ 2 इंचज़ होती है। 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन होता है और ये 2 साल से नीचे वाले बच्चों में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? और इसमें दो टाइप के एक्टोपिक टिश्यू होते हैं, एक स्टोमक का और पेनक्रियाटिक का। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू आपको देखने को मिलता है। जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है बच्चों में देखने को मिलता है। रूल ऑफ टू आपने अप्लाई कर दिया। ब्लीडिंग करवाता होता है, हैमरेज करवा सकता है, इंटरसेप्शन करा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस भी हो सकता है। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो मैकल्स स्कैन होती है, जो कि टेक्नीशियम 99 पर टेक्निक स्कैन होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है मैकल्स डायवर्टिकुलेक्टमी। ओके, इसके बाद डायवर्टिकुलर डिजीज़ क्या होता है? डायवर्टिकुलर क्या होता है? डायवर्टिकुलर ये होता है कि जो जीआईटी की वाल है उसमें एक ब्लाइंड आउट पाउचिंग होती है, आउट पाउचिंग ऑफ वाल ऑफ जीआईटी म्यूकोसा। ओके, यानी जो जीआईटी की जो वाल होती है ना उससे जो आउट पाउचिंग होती है, जो ब्लाइंड होती है, उसको बोलते हैं डायवर्टिकुला। और जो डायवर्टिकुला होता है वो डायरिया करवा सकता है, ब्लीडिंग करवा सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह करा सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विल्सन डिजीज़ के बारे में। अब विल्सन डिजीज़ के बारे में क्या बात ठीक है? तो विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या होता है? विल्सन डिजीज़ में कॉपर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिरालोप्लाज्मिक क्या होता है? कम आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया? अब जो विल्सन डिजीज़ होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ATP7B इसके जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। ये वो जीन होता है जो कि कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता होता है, यानी ये वो जीन है जो एक ऐसी प्रोटीन को कोड करता है जो कॉपर की एक्सक्रीशन करवाती है बाइल के अंदर। लेकिन जब कॉपर की एक्सक्रीशन बाइल के अंदर नहीं हो पाएगी तो बाइल में रिलीज नहीं हो पाएगा। जब बाइल से ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉपर आपका लीवर में ही डिपॉजिट हो जाएगा, फिर वो ब्लड में चला जाएगा। अब जो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलती है इसमें, लाइक सीरम सिरालोप्लाज्मिक लेवल क्या होता है इसमें आपको कम देखने को मिलता है। सीरम कॉपर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। यूरिनरी कॉपर हमेशा ज़्यादा होगा। लिवर की बायोप्सी लोगे तो उसमें भी कॉपर आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो मोस्ट स्पेसिफिक जो ब्लड टेस्ट है जो स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो सिरालोप्लाज्मिन होता है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो लीवर की बायोप्सी होती है जिसमें कॉपर कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? इसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करा लोगे तो आपको केसर फ्लैशर रिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, लाइक बच्चा होगा तो बच्चा का ये हिस्ट्री होगी कि वो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होगी, एकेडमिक डिक्लाइन होगा, कोरिया होगा, एथिटोसिस होगा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में डेपोजिशन होती है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है। लिवर फेल हो सकता है तो आपको हेपेटाइटिस सिरोसिस वाले फीचर देखने को मिल सकते हैं। आइज़ में आपको केसर फ्लशरिंग देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो पेनिसिलामीन है, कॉपर चिलेटर होता है, और लीवर के ट्रांसप्लांटेशन करोगे। मोस्ट कॉमन साइट फॉर डायवर्टिकुलम इन डूडिनम, तो जो डूडिनम में जो डायवर्टिकुला होते हैं मोस्ट कॉमन कहाँ बनते हैं? सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम के अंदर आपको देखने को मिलते होते हैं, और ये तकरीबन 20 to 25% लोगों में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया? तो इसका इंसिडेंस क्या है? 20 to 25 होता है। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एम्पूला के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़े होते हैं, मीडियल सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं, 40 साल के बाद देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने रट्टा मार लेनी है। रट्टा मार लेना, डूडिनम के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसमें आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलता है। ओके, और जो सेकंड पार्ट है उसमें डायवर्टिकुला देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जीआईटी डायवर्टिकुला, तो जो जीआईटी में जो डायवर्टिकुला होता है वॉल्वुलस दोनों सिग्मोइड कोलोन में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट पास थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुला, तो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुला होता है उसके नीचे से अल्नर नर्व पास नहीं करती होती। ओके, अब फ्लेक्सर रेटिनाकुला को आपने बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना है, इसकी डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। ओके, ठीक हो गया? ओके, तो डायग्राम की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल और स्ट्रक्चर पासिंग डीप, मतलब कौन से इसके डीप पास करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर से सुपरफिशियल पास करते हैं। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि विच द फॉलोइंग डज नॉट पास अंडर द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तो जो अल्नर नर्व होती है उसके नीचे से पास नहीं करती होती। ओके, ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं। डायग्राम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सुपरफिशियालिस मीडियन नर्व, फ्लेक्सर
पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई, ये वो है जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलर से नीचे गुजर रही है। जो सुपरफिशियल है उसमें अल्नर नर्व है, अल्नर आर्टरी है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है। यानी जो एक बार रट्टा मार लो, सपोज ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, मैं दोबारा डायग्राम बना लूँ। ओके, सपोज ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उसको रट्टा मारना है अल्नर से, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, इसके अलावा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, चाहे वो अल्नर नर्व की हो चाहे वो मीडियन नर्व की हो, और इसके अलावा पाल्मारिस लॉन्गस, उसका मिमोनिक हो गया नैप। ओके, जो उसकी डीप पास कर रहे हैं, डीप डीप में रट्टा मारना है। ओके, एफ एम। ओके, और जो एफ है वो 4 है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालस, और एम से क्या होगा, मीडियन नर्व। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने रट्टा मारना है इसको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, तो रट्टा मार लेना कौन से ड्रग होती है, एक लेबिटोलोल होती है। ओके, क्लियर, ये आपकी ड्रग्स होती है लेबिटोलोल। बीटा ब्लॉकर वाला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तो कौन सा ड्रग है जिसके पास अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों पावर होती है। ओके, तो एक तो आपका लेबिटोलोल है, इसके अलावा एक और ड्रग भी होती है जिसके पास डुअल एक्शन आपको देखने को मिलता होता है, लाइक अल्फा और बीटा को दोनों को, लाइक लेबिटोलोल और कैरिबिडोलोल, ये दो ड्रग है जो क्या करती होती है, जिनके पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को क्या करती होती है, ये ब्लॉक कर देती होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक वाइट ड्रग है बीटा ब्लॉकर में जो वेजोडाइलेशन करवाती है, वो है नेबीवेलोल। नेबीवेलोल वेजोडाइलेशन वगैरह भी करा सकती है। ओके, और कौन सी ड्रग है जिनके पास इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, कौन सी बीटा ब्लॉकर है जिसके पास इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, तो उसका नाम है पिंटालोल और एस ब्यूटालोल। ठीक हो गया, और ये एस्थमा में ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो जाती होती है। और कौन सी बीटा ब्लॉकर है जिनके पास एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी होती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी जिसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी होती है, क्लियर, किसके पास नहीं होती, सॉरी ये कहना चाहिए था, वो था टिमालोल। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये बता दिया मैंने आपको। ओके, दोबारा मैं सब चीज़ें बता दूँ जो मैं यहाँ पे लिखने वाला था, जो आपको बताने वाला था कि बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक बीटा ब्लॉकर सबसे पहले मैंने बताया अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दो ही है, कैर्बिडोलोल और लेबिडोलोल। इसके बाद कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर है जिनके पास इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, पिंटालोल, एस ब्यूटालोल। ठीक हो गया। कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर है जिनके पास लोकल एनेस्थेटिक पावर नहीं होती, लाइक टिमालोल, डेट इज़ वाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल होती है। कुछ बीटा ब्लॉकर कार्डिक सिलेक्टिव होती है, एम सी बी, मेटाप्रोलोल, कैर्बिडोलोल और बाइसोप्रोलोल। ठीक हो गया। कुछ शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होती है, लाइक एस्मालोल। कुछ आपकी प्रोटोटाइप होती है, मेन ड्रग होती है, वो होती है प्रोपेनोलोल। ठीक हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल सीवीएस में खास तौर पर हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियास, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीओपीडी को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फियोक्रोमोसाइटोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्फेंटाइल हिमेंजियोमा, ग्लोकोमा। ओके, ठीक हो गया, इन सब को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लियर, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में इस्तेमाल हो सकती है, रेनॉल्ड फिनोमिना में इस्तेमाल हो सकती है, बीपीएच में इस्तेमाल होती है बीटा ब्लॉकर, थायरोटॉक्सिकोसिस में, ट्रेमर में, स्टेज फ्राइट में, माइग्रेन में, हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विथ स्वार्मिंग मोटिलिटी, स्वार्मिंग, ऐसे स्वार्मिंग, वैसे एस पी से रट्टा मारना था, स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है, ये आपको प्रोटीएस में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, अब कल्चर में आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार लेने हैं। ओके, पहले बात ये है कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ई कुलाई वगैरह आ जाते हैं। ओके, एक बात रट्टा मार लेना, जो स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है ये दो बैक्टीरिया में होती है, एक प्रोटीएस में और दूसरा कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई में। लेकिन जो प्रोटीएस होती है, प्रोटीएस बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, जबकि कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई ये क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव। ओके, ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, तो आपने इसको देख लेना है, इससे कम ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके अलावा स्वार्मिंग मोटिलिटी एक और में भी आपको देखने को मिलती है, वह है सिरेशिया। लेकिन सिरेशिया को कब आपने आंसर लगाना है, जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, लाइक डायबिटीज़ है, एड्स है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर, ठीक हो गया।
क्लियर? दोबारा बता दूं मैं, स्वार्मिंग मोटिलिटी आपको 3 में देखने को मिलती है, 3 ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। एक हो गया आपका प्रोटीएज है, दूसरा आपका कोलेस्ट्रीडियम है, और तीसरा आपका सिरेशिया है। प्रोटीएज कब लगाना है? जब ग्राम नेगेटिव रोड होगा। सिरेशिया कब लगाना है? जब ग्राम नेगेटिव रोड्स एड्स वाले पेशेंट में होगा। कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई कब लगाना है? जब ग्राम पॉजिटिव रोड्स होगा। प्रोटीन्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स, तो प्रोटीन्स में कौन से होते हैं? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते नहीं है। मसल सेंसेशन, मसल की जो सेंसेशन होती है उसको कैरी करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ओके, तो मसल के सेंसेशन के लिए मसल स्पिंडल्स होते हैं, मसल के स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड वगैरह करते होते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिसेप्टर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल बैरो रिसेप्टर होते हैं, ये प्रेशर को सेंस करते हैं वेसल्स में। फॉर एग्जांपल कैरोटिड साइनस में होते हैं, अयोटिक आर्च में होते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलाई को सेंस करते होते हैं, लाइक कैरोटिड या अयोटिक बॉडीज में। ओके, मैकेनो रिसेप्टर ये क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेस को, टच वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक रूफिनाई कार्पसल्स। नॉक्सिसेप्टिव ये वो रिसेप्टर होते हैं जो पेन को करते होते हैं। फोटो रिसेप्टर ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉड्स एंड कॉन्स, जो रॉड्स होते हैं नाइट विजन के लिए, और जो कॉन्स होते हैं ये डे विजन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है प्रोप्रियोसेप्शन, ये पोजीशन को देखते होते हैं, और ये मसल्स में मसल के स्ट्रेच वगैरह को रिस्पॉन्ड करते होते हैं। दीज आर मसल स्पिंडल्स। जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं टेस्ट को कैरी करते हैं, और ये टंग में देखने को मिलते हैं। स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आई थिंक ये तो खत्म हो गया। ओके, सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड, ओके, दिस इज कॉल्ड हैलोसिनेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब साइकेट्री के बारे में चीज़ें पढ़ लो। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इज अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ विच इज रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कोई किसी का फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है। लाइक कोई बंदा कहता है कि मैं अमेरिका का सदर हूँ, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हैलोसिनेशन क्या होता है कि कोई स्टिमुलस नहीं है, फिर भी आपको क्या परसेप्शन फील हो रही है। लाइक ऑडिटरी हेलोसिनेशन है जो कि शिज़ोफ्रीनिया में देखने को मिलती है। गस्टेटरी हेलोसिनेशन है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में देखने को मिलती है। विजुअल हेलोसिनेशन है, अल्कोहल या कोकीन पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ठीक हो गया। इनसाइट किसको बोलते हैं? इनसाइट को उर्दू में बोलते हैं फरासत, फरासत या ठीक हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर को बोलते होते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बाद जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, आई थिंक दिस शुड बी द बिहेवियर, इमोशनल लायबिलिटी। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन होती है वो बिहेवियर चेंजेस होती है, लाइक फियर, एंजाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक एसिडिक ड्रग है जो एंटागोनाइज करती है बेसिक ड्रग को इन योर एक्सपेरिमेंट। तो ये किस तरह का एंटागोनिज्म हुआ? एंटागोनिज्म मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फार्माकोलॉजिकल होता है, जो कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, जो कि बाइंडिंग साइट पर अटैच होता है या एलोस्टेरिक साइट पर। इसके बाद मैंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल में डिफरेंट इनका एक्शन होता है। ओके, यानी इनका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ओके, और लास्ट था केमिकल। केमिकल में क्या होता है कि उसी ड्रग के साथ एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाता है, तो ये केमिकल एंटागोनिज्म है। ठीक हो गया। इसके बाद जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, ओके, किसकी वजह से नहीं होता? प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के कॉजेज को अपने अच्छे से रट्टा मार लेना है। तो जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से हो सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल के ट्रॉमा की वजह से नहीं हो सकता। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की वजह से जो एरिथमिया आता है उसको बोलते हैं टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस, और इन डिजीज को बोलते हैं चैनिलोपैथीज। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं डिल्यूजन और हैलोसिनेशन। तो डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है जिसके चेंज होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, विच इज रेजिस्टेंट टू चेंज। ओके, जबकि हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन इज अ फॉल्टी परसेप्शन, कि कुछ स्टिमुलस नहीं है फिर भी आपको परसीव हो रहा है। इसके बाद डिल्यूजन है। जो डिल्यूजन होता है ना, ओके, अपीयर्स रेशनल टू द पीपल, के लोगों के, यानी रेशनल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं क्लास का CR हूँ, हालांकि मैं तो बिल्कुल फट्टू इंसान हूँ, लेकिन लोग बिलीव कर सकते हैं, मतलब इसके सही होने के चांसेस फिर भी है, लेकिन हेलुसिनेशन के चांसेस ठीक होने के ना होने के बराबर है। लाइक विजुअल हेलुसिनेशन है। ओके, ठीक हो गया ऑलमोस्ट। जबकि डिलीजन में लिखा है कि मेरी माँ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, इस तरह के कोई चीज़ें आ जाएगा। ओके, अच्छा, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे थे। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं चैनिलोपैथी। इसमें एक डिजीज आता है रोमानो वार्ड सिंड्रोम, जार्वल एंड लैंग नेल्सन सिंड्रोम। ठीक हो गया, जिसके साथ अगर कॉन्जेनिटल डेफनेस भी आ जाए लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के साथ, दिस इज कॉल्ड JLN, जार्वल
एंड लैंग नेल्सन सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है लाइक टाइप 1A टाइप 3 एंटी रिथमिक ड्रग है जिसमें एमिड्रियोन आ जाती है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाती है। अब इसका निमोनिक लिखा हुआ है क्यूटी टोर्साडीज। कौन कौन से ड्रग करवाती है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम? क्यूटी टोर्साडीज, क्यू से क्विनिलोन और क्विनिडीन है, टी से थायजाइड डायूरेटिक्स है, और से ओपियाइड्स ओडेंसेट्रॉन, आर से रिस्पेरिडोन, एस से सोटालोल SSRI, ए से इंटेस्टामिन, डी से डिप्रेशन की मेडिसिन लाइक TCA, ई से एरिथ्रोमाइसिन होती है। एक बात रट्टा मार लेना है जो कि इमिड्रियोन होती है, इमिड्रियोन वो क्यूटी को प्रोलॉन्ग करती है लेकिन टॉर्साडीज डी पॉइंटर्स नहीं करवाती होती, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स चेंजेस के अंदर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, ओके, हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी जो सब चीज़ें कम हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकलीमिया, ब्लॉक्स है लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, AV ब्लॉक, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एक्यूट MI। ओके, इसके बाद चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आपने HLA जीन्स वगैरह आपने बहुत अच्छे से रट्टा मार लेने हैं। ओके, HLA जीन्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको किस में देखने को मिलता है, कौन से HLA से एसोसिएटेड है? HLA DR4, आर से रूमेटॉइड HLA DR4। ठीक हो गया, HLA DQ2 DQ8, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर DQ2 DQ8। मेरे पास ये सारा मैं ना फिंगर टिप से लिख रहा हूँ, मैं लिखा नहीं जा रहा सही से। DQ2 DQ8 ये आपको देखने को मिलते हैं सिलिक डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रिकल लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं हम, ओके, कोराइड प्लेक्सिस। ओके, ठीक हो गया, तो इसके ट्यूमर को क्या बोलते हैं? एपेंडाइमोमा, एपेंडस। ठीक हो गया, वेंट्रिकल लाइनिंग को क्या बोलते हैं? एपेंडाइमा। ओके, ठीक हो गया, उनके ट्यूमर को क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल्स वगैरह कहते होते हैं। इसके अलावा ब्रेन के ट्यूमर में एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंजियोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, ओलिगोडेंड्रोग्लोमा ये वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन दो चीज़ों को मिलाने से बनती है, नेक और पेनक्रियास के पीछे से बनती है। वो कौन सी दो वेन होती है? सप्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इन दोनों को मिलाने से बनती होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कह रही है कि पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस का आपको पता होना चाहिए। पोर्टल हाइपरटेंशन की क्या साइंस होती है? लाइक स्टाइटिस, सप्लिनोमेगाली, इसोफेजियल वायरसेस, कैपेट मेडुसी, हेमोरॉइड्स, साइट्स ऑफ पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस। एक तो इसोफेगस का लोअर बॉर्डर है जहाँ पे वायरसेस होती है, लोअर एंड ऑफ रेक्टम है जहाँ पे आपको हेमोरॉइड्स वगैरह देखने को मिलते होते हैं, कैपेट मेडुसी एब्डोमेन पे देखने को मिलती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, रिट्रोपेरिटोनियल वाल पे देखने को मिलता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद है फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन करना, डीएनए की पॉलीमर सेट करना। तो ये क्या करता है? डीएनए को सिंथेसाइज करता है और तमाम चीज़ें ना उसमें जेनेटिक्स में 5 to 3 मूव करती है, एक मूव नहीं करती 5 to 3 डायरेक्शन में। वो बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी ये किस में इस्तेमाल होते हैं? लाइक ये रेप्लिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद एक OPD में एक पेशेंट आया है जिसको सॉलिड एलिवेटेड लीजन है, 0.5 सेंटीमीटर से कम की है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैप्यूल बोलते हैं। ओके, 0.5 सेंटीमीटर से कम की है। ओके, तो बेसिक स्किन लीजन वगैरह आपको पढ़नी चाहिए। ओके, जो एलिवेटेड लीजन होती है सॉलिड, अगर कोई फ्लैट लीजन है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट लीजन है और वो 1 सेंटीमीटर से कम किया तो वो मैक्यूल है, अगर उससे बढ़ी है तो वो पैच होता है। ओके, पैप्यूल, नोड्यूल। ओके, पैप्यूल और नोड्यूल में क्या फ़र्क होता है? क्लियर, तो जो नोड्यूल होता है ना, ओके, पैप्यूल 0.5 सेंटीमीटर से कम का होता है, लाइक लाइकन प्लेनस में पैप्यूल होते हैं, और जो नोड्यूल होता है वो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ओके, और 1 सेंटीमीटर से ऊपर का उसको बोलते हैं प्लाक। पैप्यूल, नोड्यूल, प्लाक। ओके, इसके अलावा जो फ्लूइड फील्ड लेयन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ओके, फ्लूइड फील्ड लेयन को क्या बोलते हैं हम? ब्लिस्टर बोलते हैं। ओके, छोटे ब्लिस्टर हो तो वेसिकल, अगर बड़ा ब्लिस्टर हो तो बुल्ला कहते हैं। पस फील्ड लेयन को पोस्ट्यूल कहते हैं। पिन पॉइंट हेमरेजेस को बोलते हैं पेटिचिए वगैरह कहते होते हैं। क्लियर, परपरा क्या बोलते हैं? परपरा लाइक, ये तो सारी तरतीब ही ख़राब की हुई है, छोड़ो उसको। परपरा एक पूरा पैच होता है इसका, पेटिचिए का। इसके बाद है कि मलिग्नेंसी के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं? तो डिस्प्लेजिया में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं मलिग्नेंसी के चांसेस। हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर ज़्यादा होता है। मेटाप्लेजिया में सेल का फिनोटाइप, एक सेल दूसरी सेल में रिप्लेस हो जाता है। डिस्प्लेजिया के अंदर डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होती है। हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल का साइज बढ़ जाता होता है। इसके बाद यहाँ पर बताया रिस्पॉन्स टू द सेल इंजरी है। ओके, ये वही चीज़ है जो आपको मैंने बताया था।
कि हाइपरट्रॉफी के अंदर साइज़ बढ़ जाता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ जाता है, एयरट्रॉफी में साइज़ कम हो जाता है, मेटाप्लेजिया के अंदर चेंज इन टाइप और फंक्शन ऑफ वन सेल जो कि रिवर्सिबल होता है। क्लियर। डिस्प्लेजिया में डिस्प्लेजिया डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होती है, रिवर्सिबल होता है, लेकिन एनाप्लेजिया इरिवर्सिबल होता है। इसके बाद है ओस्टियोफाइट सब कॉन्ट्रोल स्क्लेरोसिस, ओके, सब कॉन्ट्रोल सिस्ट, एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नार्विंग। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है, जो कि एज रिलेटेड होता है, वेयर टियर की वजह से होता है। एक पेशेंट मेडिकल वार्ड में एडमिट हुआ है हैविंग अ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन याद खा गया, हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला एमसीक्यू भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबल काज, ओके। क्यूटी इंटरवल, कहते हैं क्यूटी इंटरवल किससे नहीं बढ़ेगा, ओके, तो हाइपर कैल्सीमिया से नहीं बढ़ता, हाइपर कैल्सीमिया से बढ़ता है। यानी क्यूटी इंटरवल ना, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, हाइपोकैलीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एवी ब्लॉक्स की वजह से देखने को मिलता है। न्यूली एडमिटेड पेशेंट जिसको डायग्नोज हुआ है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है, सबसे पहले क्या करोगे, अपने फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी है सबसे पहले, ओके, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक है। फिर उसके बाद आप क्या दोगे, आईवी डिमिक्लोसाइक्लिन वगैरह दे दोगे। क्लियर, ठीक हो गया। अब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में क्या होता है, बॉडी में एडीएच की क्वांटिटी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो एडीएच वो हार्मोन है जो कि वाटर की रिटेंशन करवाता है, वाटर की रिटेंशन की वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। असल में सोडियम हमारी बॉडी में टोटल सोडियम नॉर्मल है, लेकिन जो डाइल्यूट हो गया है, ठीक हो गया, ओके, डाइल्यूट होने की वजह से ना, लाइक आपको हाइपोनेट्रीमिया वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ओके। इसके बाद अच्छा, जब सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती होती है, ओके, क्योंकि सारा का सारा तो किया हुआ है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी 100 से ज़्यादा हो जाती है, सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, आपने सब सिस्टम को रूल आउट करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, साल्ट इनटेक विद लो डोज लूप डायूरेटिक, ओके, पहले डायूरेटिक दे के फिर साल्ट की इनटेक वगैरह करानी होती है। मेन आपने एंटागोनिस्ट वगैरह इस्तेमाल करनी होती है, कौन से इस्तेमाल करोगे, कोनीवेप्टेन, टोरवेप्टेन, इसके अलावा ओके, डिमिक्लोसाइक्लिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिमिक्लोसाइक्लिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवा देती होती है। विच द फॉलोइंग इन्फेक्टिव लार्वे कैन नॉट पेनिट्रेट द ह्यूमन स्किन, ओके, कौन सा ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता होता, तो जो स्कैरिस लुम्ब्री क्वाइट है, ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। एनसालास्टोमा डूडिनेली, ब्राजीलेंसिस, स्ट्रैंगोलाइट्स ये कर जाते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ठीक है। अब जो अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन है ये तो हुक वार्म है, और जो चार्ली ऑप्शन है थ्रेड बॉम्ब है, इनके लार्वे स्किन को पेनिट्रेट कर जाते हैं। जबकि जो एस्कैरिस होता है उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन स्किन के थ्रू नहीं होता, बल्कि वो फीकल ओरल रूट से होता है। एक पेशेंट आपके पास आया है इमरजेंसी में विद सेंट्रल चेस्ट पेन, जब भी सेंट्रल चेस्ट पेन का आ जाए आपने एमआई को जरूर रूल आउट करना होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह है, ठीक हो गया। लेकिन देखो इट वर्स ऑन लाइंग सुपाइन, जो हमारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या जो होता है ना, कार्डिक डिजीज़ की वजह से जो पेन होता है, स्पेसिफिकली जो एमआई का पेन होता है वो पोजीशनल नहीं होता, लेकिन ये पेन सुपाइन पोजीशन से बढ़ जाता है और सिटिंग पोजीशन से सही हो रहता है। डेट में से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का है, और एसटी सेगमेंट की एलिवेशन ग्लोबली है, पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन है, तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया। तो सारी पेरिकार्डाइटिस की फीचर आपको देखने को मिलती है। और ये जो पेरिकार्डाइटिस होता है ये एमआई के कॉम्प्लिकेशन होता है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के फ़ौरन बाद भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, और ये 3 से लेकर 4 हफ्ते या महीनों के बाद भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस या ड्रेसलर सिंड्रोम वगैरह कहते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। कहते हैं कि अगर पेशेंट को रीनल फेलियर हो और यूनिमिक पेरिकार्डाइटिस हो तो पेशेंट में पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी आपको देखने को मिलती होती है, ठीक हो गया, सब चीज़ें वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। 62-ईयर-ओल्ड मैन है, ई आर में आया है, इमरजेंसी में आया है विद इंटीरियर वाल एमआई। इंटीरियर वाल एमआई के लिए कौन सी लीड होती है, V3 V4, ओके, V1 V2 आपकी सेप्टल वाल की होती है। ही डेवलप सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और ऑर्थोपनिया ऑन द नेक्स्ट डे, ओके, डेट मीन्स उसको पल्मोनरी एडीमा वगैरह भी हो गया है। तो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के लिए इन शॉर्ट एमआई की वजह से हार्ट फेल हो गया है, तो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के लिए लूप डायरेटिक वगैरह देनी होती है। याद करना कि जब भी किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है तो आपने एलोमेनोपी देना है, एल से लूप डायरेटिक, एम से मॉर्फिन, एन से नाइट्रेट, ओ से ऑक्सीजन, पी से पोजिशन, ठीक हो गया। टाइफी में अगर आईजीएम आ रहा है तो ये क्या शो करता है, रीसेंट या एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। आईजीजी आ रहा है तो क्रॉनिक
या रिजॉल्विंग इन्फेक्शन को ठीक शो करता होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के बारे में लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज़ का मिमोनिक बताया हुआ है। ओके, गेम्ड GAMAD। ओके, सबसे पहले IgG आ जाती है, मोस्ट अबंडेंट यही होती है। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस और बैक्टीरिया को टारगेट करती है। ओके, IgA ग्लैंडुलर होती है, जहाँ पे भी हमारी सिक्रेशन है वहाँ पे IgA होती है, चाहे वो ब्रेस्ट की सिक्रेशन है, म्यूकस, टीयर, स्लाइवा, कोलोस्ट्रम है। पैथोजन को अटैक करती है इससे पहले कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाए। सेकंड मोस्ट कॉमन है IgM। ओके, IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर आती है और IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स में देखने को मिलती है। और ये वो एंटीबॉडीज होती है जो ब्लड में एग्लूटिनेट होती है, वो क्लम्प करती है ऑफेंडिंग एजेंट को। इसके पेंटामर्स होते हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े एजेंट को ये उड़ा देती है। जो IgE होती है बेजोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर होती है, एलर्जिक या पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट अबंडेंट इन द स्किन। IgD ये बी सेल्स की सरफेस पे होती है और ये बी सेल्स की सेंसिटाइजेशन वगैरह करा देती है। ओके, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि वैक्सीनेटेड हुआ है हेपेटाइटिस बी से। ओके, तो उसको कंफर्म कराने के लिए आपने क्या चेक करना है, सरफेस एंटीबॉडी के लेवल आपने कराने होते हैं। ठीक हो गया। ओके, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट है और उसको सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया। ओके, अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब है वायरस इसकी बॉडी के अंदर है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्यूट है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ओके, यानी अगर ये सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है इसका मतलब है या तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्यूट है या क्रॉनिक है तो आपने कोर एंटीबॉडी देखनी है। अगर कोर एंटीबॉडी IgM है तो वो एक्यूट है, अगर IgG है तो वो क्रॉनिक या कैरियर वगैरह भी हो सकता होता है। इसके अलावा अगर आपने इन्फेक्टिविटी वगैरह चेक करनी है कि रेप्लिकेट कर रहा है, ट्रांसमिट वगैरह कर सकता है, मतलब इन्फेक्टिविटी या ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। ओके, तो इसको चेक करने के लिए आपने ई एंटीजन को देखना होता है। अगर ई एंटीजन ज़्यादा है इसका मतलब इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ई एंटीजन नहीं है इन्फेक्टिविटी कम है। ई एंटीबॉडी है इन्फेक्टिविटी कम, ई एंटीबॉडी ज़्यादा है मतलब ई एंटीबॉडी ज़्यादा है तो इन्फेक्टिविटी कम, ई एंटीबॉडी कम है तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा। ठीक हो गया। ओके, और अगर आपने वायरल लोड को देखना है तो आपने DNA वगैरह कराना होता है इसका। और 23 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको एड्स सस्पेक्टेड है तो कौन सा टेस्ट करा लोगे? एड्स की स्क्रीनिंग के लिए लाइजा और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह कराते होते हैं। ओके, ठीक है। सस्पेक्टेड है तो इसने वैसे एलाइजा लिखा हुआ है। ओके, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी होता है, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो आपने एलाइजा वगैरह कराना होता है क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कंफर्मेटरी तो आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। PCR काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, वो नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा अच्छा ये सारा वो जो मैं हेपेटाइटिस लाइक उसका एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, ठीक है। यानी अगर किसी को एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसका मतलब क्या होगा? एक्यूट इन्फेक्शन मार्कर, ये क्या लिखे हुए इन्होंने? अरे चलो चलो छोड़ो। एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होगा? सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा, IgM एंटीबॉडी आपको पॉजिटिव होगी। ओके, कौन सी? कोर एंटीबॉडी वाली। ओके, ठीक हो गया। और सरफेस एंटीबॉडी जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो नेगेटिव होगी। विंडो पीरियड में सिर्फ IgM पॉजिटिव होगी। क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर IgG सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा। रिमोट इन्फेक्शन पहले हुआ था तो उसमें कोर एंटीबॉडी और सरफेस एंटीबॉडी दोनों होगी। ठीक, इम्यूनाइजेशन मतलब रिकवर हो चुका है। ओके, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब है सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। इन्फेक्टिव क्रॉनिक कैरियर, इसमें सिर्फ क्या होगा? कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। इसके बाद है कार्डिक रिजर्व इज साइकोलॉजिकली सॉरी साइकोलॉजिकली कह रहा हूँ, फिजियोलॉजिकली हायर इन। तो जो कार्डिक रिजर्व होते हैं ये आपको एथलीट्स में देखने को मिलते हैं। कार्डिक रिजर्व का मतलब है कि कार्डिक आउटपुट रेस्ट पे और मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट कितना लेके जा सकता है तो उसको बोलते हैं कार्डिक रिजर्व। तो एथलीट में 7 लेकर 8 गुना होते हैं। ओके, ड्यूडिनल अल्सर जब परफोरेट होता है पोस्टीरियर वाल का तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ब्लीड करती है, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर करता होता है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करती होती है। दोनों रट्टा मार लेना। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद अभी चौथा फॉलोइंग इज नॉट आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है तो जो सर्ट्रालिन होती है ये क्या होती है? ये SSRI होती है, बाकी सारी है लाइक। हाँ, इसके बाद सोमा, सोमा किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को कहते हैं। सोमा ऑफ द सेल बॉडी ऑफ मैच्योर न्यूरॉन्स, तो इसमें आपको सेंट्रिओल्स नहीं देखने को मिलता होता लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं हम। ओके, द मैच्योर न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर पाते। ओके, जिसकी वजह से वो G0 फेस में रहते हैं। इट टेक्स अ सेंट्रियोल, असल में सेल डिवीजन का मेन फंक्शन ही सेंट्रियोल का होता है, यानी सेंट्रियोल नहीं तो सेल अरेस्ट हो जाएगा G0 फेस में। रिकरेंट सीजर कैन बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो द कुशिंग डिजीज होते हैं उसमें सीजर्स आपको देखने को नहीं मिलते होते। ओके, हाँ, अगर कुशिंग ओके
लेकिन अगर कोई ट्यूमर श्यूमर है तो वो सीजर वगैरह करा सकता होता है, ठीक हो गया। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन रिलेटिवली कम चांसेस है उसके। मोस्ट कॉमन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर इन जीआईटी, तो वो कार्सिनॉइड होता है। कार्सिनॉइड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, जीआईटी में ज़्यादा कॉमन है। और जीआईटी में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉमन होते हैं, ये अपेंडिक्स वगैरह में होते हैं। एक बात रट्टा मार लेना, जब कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर तक पहुँच जाते हैं ना, तो फिर जब लीवर में पहुँच जाएंगे तो लीवर में पहुंचने के बाद वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और सर्कुलेशन में जाते हैं तो वो क्या करवा देते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम करवा देते हैं। यानी जब वो लीवर तक पहुंचते हैं ना, तो वो सिरोटिनिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब सिरोटिनिन जब लीवर तक पहुंचेगा, मतलब ट्यूमर लीवर तक पहुंच गया है, तो वो सिरोटिनिन जो ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट कि जब ये कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर तक पहुंच जाते हैं तो ये इनका जो मेटाबोलाइट्स है, सिरोटिनिन है, वो बाईपास कर देते हैं सर्कुलेशन को, और वो ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट लेन लाइक पल्मोनरी स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड इंसफिशिएंसी वगैरह करा देते होते हैं, ठीक हो गया। इस सिंड्रोम को बोलते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ओके, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर इज एन एग्जांपल, मतलब सिरोटिनिन वगैरह आ जाएगा, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन। अच्छा, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन की बात कर रहा है, ट्यूमर नहीं, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो नर्व्स प्रोड्यूस करते होते हैं, लाइक इसमें ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन आ जाएगा, ठीक हो गया। जब ये रट्टा मार लेना है। विच लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के साथ जो मोस्ट कॉमन होता है, ओके, स्मॉल सेल कार्सिनोमा वगैरह आपको देखने को मिलता होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा एटिपिकल फीचर्स वगैरह कराता होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, कीमो रेडियो से ठीक होता है, सर्जरी से ठीक नहीं होता, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह, ये सब चीज़ें करवा सकता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हाइपरकैल्सीमिया करवाता है। एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। मेसोथेलियोमा प्लूरा का कैंसर होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्क्वेमस सेल कैंसर 5% होता है। सेंट्रल, अच्छा, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा, लंग का एडिनो कार्सिनोमा होता है। पेरिफेरल लोकेशन होती है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है। स्क्वेमस सेल वाला सेंट्रल इन पोजीशन होती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ स्मोकर स्मॉल सेल होता है, 15% होता है, सेंट्रल होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा मैनेजमेंट की बेस पर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम की बेस पर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है, लाइक सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसीटीएच को प्रोड्यूस करने की वजह से लाइक हम कह सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेरिक सिंड्रोम है, स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेरिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। लैम्बर्ट ईटन माइस्थेरिक सिंड्रोम में जो एंटीबॉडीज होती है वो प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को टारगेट करती है, जिसकी वजह से माइस्थीनिया लाइक सिम्टम आते हैं। माइस्थीनिया में क्या होता है, ओके, माइस्थीनिया में प्रोक्सिमल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है, और ओके, लेकिन इसमें रट्टा मार लेना कि इसमें ना जो वीकनेस होती है वो एक्सरसाइज से इंप्रूव कर जाती है, और ये एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करती होती है, ठीक हो गया। माइस्थीनिया ग्रेविस में जो वीकनेस होती है एट द एंड ऑफ द डे ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन लैम्बर्ट ईटन के अंदर जो वीकनेस होती है वो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। इन शॉर्ट कि अगर वीकनेस रेस्ट करने से ठीक हो जाए और एक्टिविटी करने से वर्स हो जाए तो वो माइस्थीनिया है, और अगर वीकनेस एक्टिविटी करने से ठीक हो जाए तो वो लैम्बर्ट ईटन होता है, ठीक हो गया। ओके, और लैम्बर्ट ईटन में लेग्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जबकि माइस्थीनिया में फेस और एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। लंग कैंसर से एसोसिएटेड होता है, कीमोथेरेपी से आप ठीक करते हैं स्मॉल सेल कैंसर को। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये भी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है, हाइपरकैल्सीमिया, पीटीएचआरपी प्रोड्यूस करता है, फिंगर क्लबिंग भी होती है, हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी से एसोसिएटेड है। एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, नॉन स्मोकर में होता है, फीमेल्स में होता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन है। लार्ज सेल कैंसर कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं करता होता। अब स्मॉल सेल कैंसर में आपको एडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच के पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं, ठीक हो गया। अब एसीटीए ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोक्लीमिया देखने को मिलेगा, और साथ में लैम्बर्ट ईटन। जबकि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हाइपरकैल्सीमिया करवाता है, क्योंकि ये पीटीएचआरपी प्रोड्यूस करता है, क्लबिंग करवाता है, हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी करा देगा, एक्टोपिक टीएसएच और गायनेकोमास्टिया वगैरह करवा देता है। ओके, डायबिटीज़ की हिस्ट्री पॉजिटिव है, बीएमआई काफ़ी ज़्यादा है, एज भी ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो साफ बात है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस से एसोसिएटेड हो सकता है। टाइप 1 वाला तो आपको लाइक ऑटोइम्यून डिजीज से एसोसिएटेड होता है। अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ है, येलोविश प्लाग्स है ऑन द लेग विद द सराउंडिंग एरिथेमेटस एरिया, ओके, ठीक हो गया, सराउंडिंग एरिथेमेटस एरिया, यानी इस तरह के प्लाग है विथ सराउंडिंग इस तरह के एरिथेमेटस, तो ये क्या है, ओके, दिस इज द नेक्रोबायोसिस
लिपोइडिका, ये डायबिटीज़ में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ क्लियर सेल कार्सिनोमा, तो जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है ना, एपिथेलियल सेल से अराइज करता होता है, खासतौर पर किडनी में देखने को मिलता है। RCC रीनल सेल कैंसर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के एपिथेलियम से निकलता होता है। ठीक हो गया। इसके 3 वेरिएंट होते हैं, क्लियर सेल, पैपिलरी, क्रोमोफोब। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जब माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा गया ना, तो पता लगा साइटोप्लाज्म क्लियर है, इओसिनोफिलिक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है, चिकन वाइन वास्कुलेचर आपको देखने को मिलता होता है। 30-year-old फीमेल है जिसको 7th मंथ हिस्ट्री ऑफ पेनफुल फीट एंड हैंड, ओके, स्वालन जॉइंट्स है, टोस भी स्वालन है, फुल, ओके, ठीक हो गया। ठीक है, यानी इसके ना देखो छोटे छोटे जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। और 30-year-old फीमेल है, जब भी 30-year-old फीमेल आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले ऑटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करना है। पेनफुल हैंड्स एंड फीट है, लेकिन सिर्फ प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है, डिस्टल वाले को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डिजीज डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करती होती। और एल्डर सिस्टर को मतलब फैमिली हिस्ट्री भी है, फ्यू प्लाक्स ऑन द नीज, दिस इज कॉल्ड एरिथीमा नोडोसम। ठीक हो गया। तो ये सिंपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना। इसके बाद व्हाट इज द कट ऑफ वैल्यू ऑफ HbA1c, तो रट्टा मार लेना 5.6 6.8, 5.6 से कम होनी चाहिए, 6.5 से ऊपर डायबिटीज़ वगैरह लेबल कर देंगे। ओके, इसके बाद डायबिटीज़ के टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, ठीक हो गया। तो सबसे पहला फास्टिंग मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, फास्टिंग वाला। अब फास्टिंग रट्टा मार लेना। फास्टिंग नॉर्मली क्या होती है, फास्टिंग 110, वैसे 110 से कम होना चाहिए या 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से लेकर 125 हो तो वो प्री डायबिटीज़ है, 125 से ऊपर हो तो वो डायबिटीज़ होती है। इसके बाद रैंडम या OGTT है। अगर वो 140 से कम हो तो वो नॉर्मल है, 140 से 200 तक हो तो वो, या 199 तक हो तो वो प्री डायबिटीज़ है, 200 से ऊपर हो तो क्या होता, वो लाइक डायबिटीज़ है। HbA1c 5.6 से कम होना चाहिए, 6.5 से ज़्यादा हुआ तो वो डायबिटीज़ करवा देगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो गया। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूड इन ट्राइट ऑफ DKA, तो DKA में हाइपरग्लाइसीमिया तो होता है, कीटोसिस भी होती है, एसिडोसिस भी होता है, WBC रेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ट्राइड में शामिल नहीं होती, क्योंकि हाँ इन्फेक्शन की वजह से प्रेसिपिटेट हो सकता है DKA, लेकिन ट्राइड में नहीं है शामिल। ओके, और ये बच्चों की बीमारी होती है। 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, इचिंग। ओके, जॉन्डिस है, इचिंग है। इचिंग का मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। येलो सक्लेरा है, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, बट नो चेंज इन द यूरिन कलर एंड नो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन। ओके, ठीक हो गया। हाँ, वैसे इचिंग ज़रूरी नहीं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो। इचिंग का मतलब है स्किन में डेपोजिशन हुई पड़ी है। ओके, देखो यूरिन में कोई कलर वगैरह चेंज भी नहीं हो पा रहा और कोई राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन भी नहीं है, मतलब हिपाटोबिलियरी पैथोलॉजी नहीं है। तो डायग्नोस क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हिमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। ओके, क्लियर कलर्ड यूरिन का मतलब है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। क्यों, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो यूरिन में आ सकता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वो यूरिन में आ ही नहीं सकता। जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस क्रॉनिक जॉन्डिस करवाता है। CBD में अगर स्टोन हो तो वो पेन कराता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में आएगा, यूरिन में आएगा। दैट इज़ वाई बेस्ट आंसर आपका हिमोलिटिक आ जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो डेक्सा स्कैन होती है, 2.5 से कम हो जाए तो ये आपका आ जाता होता है, -2.5 से कम हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें बोन की रिजॉर्प्शन, बोन की फॉर्मेशन को आउटपेस कर देती है, मतलब बोन ज़्यादा टूट रही है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेशन। ठीक हो गया। ओके, कॉजेज़ क्या होती है, अगर कैल्शियम डाइट कम ले रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइपोगोनेडिज्म या हाइपोईस्ट्रोजिनिज्म, फॉर एग्जांपल मीनोपॉज के बाद देखने को मिलता होता है। फ्रैक्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं छोटे मोटे ट्रॉमा से। ओके, डेक्सा स्कैन पे -2.5 से कम होना चाहिए, जिसमें आप हिप, हैंड, इसमें आप बोन की मिनरलाइजेशन देखते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर HRT मीनोपॉज वाले में और बिसफॉस्फेनेट वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स कब एक्टिवेट होता है, जब टाइडल वॉल्यूम 1 लीटर से ज़्यादा का देखने को मिले, मोर देन 1 लीटर होता है। अब ये क्या होता है, हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स ये वो रिफ्लेक्स होता है जो कि लंग्स की ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करता है। जब भी टाइडल वॉल्यूम 1 लीटर से ज़्यादा का होता है तो लंग्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये जब स्टिमुलेट होते हैं, जब टाइडल वॉल्यूम 1 लीटर से ज़्यादा का होता है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में, तो ये क्या करवाते हैं, वेगल नर्व की पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन रुक जाती है, एक्सपायरेशन हो जाती है। एंजाइम रिक्वायरिंग मैग्नीशियम एज अ को फैक्टर, तो वो कौन से एंजाइम होते हैं, हेक्सोकाइनेज, इसको मैग्नीशियम वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह चाहिए होती है।
सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा ये प्रिमिटिव सेल से निकलता होता है। न्यूरल क्रस्ट सेल से तो आपके वो वाले होते हैं लाइक न्यूरल क्रस्ट सेल से आपके हर्षबर्ग डिजीज वाला था। सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा प्रिमिटिव सेल से निकलता होता है, प्रिमिटिव सार्कोमा नहीं, स्ट्रोमल सेल से। एक पेशेंट जिसको एमआई है उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया गया, अचानक वो चिल्लाने लग गया, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है, कार्डिक मॉनिटरिंग के अंदर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और पल्सलेस हो गया है। अब देखो पल्सलेस है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो आपने क्या करना है, डीफिब्रिलेशन करनी है विथ 360 जाउल। ओके, ठीक हो गया। अगर मोनोफेजिक डीफिब्रिलेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो 360 जाउल, अगर बाईफेजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 से लेकर 200 तक। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल वगैरह आपने देख लेना है। जब भी पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वी फिब है तो आपने अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डिक शॉक देना है, डीसी शॉक देना है, जिसको डीफिब्रिलेटर देते हैं। अब कार्डियोवर्जन और डीफिब्रिलेटर दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो डीफिब्रिलेटर होता है इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है, कार्डियोवर्जन प्लांट में इस्तेमाल होता है। कार्डियोवर्जन सिंक्रोनाइज होता है, मतलब जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा ना तब आपने शॉक देना है, और डीफिब्रिलेटर अनसिंक्रोनाइज होता है। कार्डियोवर्जन में लेस डैमेज होता है, डीफिब्रिलेटर में आपको ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। कार्डियोवर्जन तमाम एरिथमियाज में इस्तेमाल होता है सिवाय अनस्टेबल वीटी और वी फिब में, और डीफिब्रिलेटर सिर्फ अनस्टेबल वीटी मतलब पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इस्तेमाल होता है। ओके, इसके बाद है अब यहाँ पर बताया हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी। जब भी पेशेंट को हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी होती है आपने कार्डियोवर्जन या डीफिब्रिलेशन करनी होती है। अब हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब अनस्टेबल एरिथमिया है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ पड़ा है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज? तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें स्कोलियोसिस है जो आपका रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होते हैं इसमें 3 चीज़ें बढ़ती है, 3 चीज़ें कम होती है। कौन सी 3 चीज़ें बढ़ती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके, बढ़ जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कौन सी 3 चीज़ें कम होती है? ओके, वाइटल कैपेसिटी यानी फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम होती है, FEV1 कम होती है, FEV1 ओवर FVC रेशो कम होती है। इसके अलावा और क्या कम होता है? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये कम हो जाता है। इसको अपोजिट कर दो, रिस्ट्रिक्टिव बन जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपके एस्थमा और COPD और ब्रोंकिएक्टेसिस आ जाता है। एस्थमा और COPD में आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एक्सपायरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होती है और रिस्ट्रिक्टिव में एक्सपांशन नहीं हो पाती। ऑब्स्ट्रक्टिव में रिडक्शन इन एयर फ्लो है, रिस्ट्रिक्टिव में रिडक्शन इन लंग वॉल्यूम है। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है एक्सपायरेटरी फेज में, रिस्ट्रिक्टिव में इंस्पायरेशन के अंदर होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में COPD, एस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, स्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर डिजीज लाइक पोलियो है, ओबेसिटी, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोकोनियोसिस, फाइब्रोसिस आ जाती है। बाकी ऑलरेडी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, TLC बढ़ जाती है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये FEV1 ओवर FVC 70 से कम हो जाती है इसमें, और इसमें नॉर्मल होती है 70 से 80 तक होती है। विच बोन इज फाउंड एट द टॉप ऑफ कैलकेनियस? तो कैलकेनियस के ऊपर क्या होती है? टैलस वगैरह पड़ा होता है। बेसिक एनाटॉमी का सवाल है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। ओके, वेनकोमाइसिन पे और सेफ्ट्राक्सोन पे है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही, केराटिनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रीनल फेलियर? तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? ओके, प्री रीनल एजोटीमिया की वजह से, डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पेशेंट बेड बाउंड होता है तो वो फ्लूइड नहीं ले रहा, ओरल इंटेक तो नहीं ले रहा, और देखो केरेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। केरेटिनिन का लेवल बढ़ने का क्या मतलब होता है? ओके, डिहाइड्रेशन है। ओके, जिसको आपने रिहाइड्रेशन से ठीक करना है। क्लियर? इसके बाद एक प्रेग्नेंट फीमेल है, मेटफॉर्मिन पे और सल्फोनाल यूरिया पे है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा HbA1c से, तो आप उसको इंसुलिन ऐड करोगे मेटफॉर्मिन के साथ और सल्फोनाल यूरिया को रोकोगे। क्यों? कहीं हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। ओके, मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी में सेफ होती है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती होती। ओके, और इंसुलिन ऐड कर सकते होते हैं, लेकिन सल्फोनाल यूरिया वगैरह ऐड नहीं कर सकते होते। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो जाएगा। अ स्टैब इनटू द एपेक्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल, तो फेमरल ट्रायंगल का जो एपेक्स है, ओके, यहाँ पे स्टैब हुआ है, ओके, इधर, तो फेमरल आर्टरी डैमेज हो जाएगी। अब फेमरल ट्रायंगल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना पड़ेगा। ओके, ये फेमरल ट्रायंगल है। ओके, ऐसे ही होता है ना, बड़ा अजीब सा ट्रायंगल बनाया है। इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, ये लैटरल, इंटरमीडिएट और ये मीडियल आ जाएगा। जो लैटरल मोस्ट कंपार्टमेंट होता है इसमें फेमरल आर्टरी होती है, इंटर निमोनिक है VAN,
ओके, लैटरल में आर्टरी होती है, इंटरमीडिएट में वेन होती है, और जो मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट होता है वो फेमरल किनाल का होता है। जो नर्व होती है उससे भी लैटरल आपको देखने को मिलती है। जो फेमरल किनाल होती है ना, उसमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स वगैरह आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो जब भी कोई एपेक्स में स्टैब होगा तो आर्टरी को पहले हिट करेगा, विच इज़ लाइंग इंटीरियर टू द वेन, वेन्स आगे पड़ी हुई है। इसके बाद एक ओल्ड मैन है जिसको अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और लेफ्ट बॉडी की वीकनेस है, मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रोक हो सकता है, स्कीमिया ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल रीजन है। एसोसिएटेड सिम्टम क्या होगा, टेम्पोरल लोब के आपको फंक्शन वगैरह आने चाहिए, तो जब टेम्पोरल लोब का उड़ जाएगा तो एफेजिया होगा, वर्निकीज एफेजिया आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ओके, अ बॉय इन एक्सीडेंट गॉट डैमेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन एट द लेवल ऑफ T10। ओके, तो ये ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम का बता रहे हैं। एक बात रट्टा मार लेना, ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम में ना, ओके, जो T10 का लेवल है, सपोज टू T10 का लेवल है, इस पर सारी सेंसेशन खत्म हो जाएगी, सारी मोटर फंक्शन खत्म हो जाएगी, वीकनेस आपको देखने को मिलती है, LMN लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की। लेकिन इसके नीचे सेम साइड पर जो डोर्सल कॉलम की सेंसेशन है, लाइक टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन लॉस हो जाएगी। और ऑपोजिट साइड पर, ओके, अच्छा, सेम साइड पर डोर्सल कॉलम की और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेगी, और ऑपोजिट साइड पर 2 से लेकर 3 लेवल नीचे आपको पेन और टेम्परेचर के देखने को मिलेगी। तो द लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, अच्छा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन ऑन द राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में मसला है। इसके बाद माइग्रेन में जो मोस्ट कॉमन फीचर होता है, मोस्ट कॉमन आपको ओरा देखने को मिलता है। ओरा, ओरा क्या होता है, प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं जो कि बताते हैं कि अटैक्स होने वाला है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कितने MCQ रह गया, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लेट मी सी दैट 100 है, कितने रहते हैं, कुछ हाई यील्ड चीज़ें बताई हुई है, काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हमें वीडियो को रोकना पड़ेगा यहाँ पर।